ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। रुद्रप्रयाग में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले की समस्त नगर इकाइयों द्वारा शिरकत की गई और साथ ही कई समस्याओं को प्रदेश पदाधिकारी के सामने भी रखा गया। जिला सम्मेलन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण सभी व्यापारिक गतिविधियां घाटे में हैं। व्यापारियों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, जिसके चलते व्यापारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जिससे व्यापारी मानसिक तनाव झेल रहे हैं। जबकि कोरोना काल में व्यापारियों ने शासन प्रशासन की हर मोर्चे पर मदद की, लेकिन बदले में सरकार ने कभी व्यापारियों के हितों की नहीं सोची है, जो सरासर गलत है। इसलिए व्यापारियों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, ये जो जिला सम्मेलन था, इसमें जो है हमारी जितनी भी नगर इकाइयां हैं, उनके जो हमारे बाज़ार हैं, उनमें जो जो समस्याएं हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं से हमारे प्रदेश कार्यकारिणी को जो है अवगत कराया है। और कोरोना के समय जो समस्याएं हमें हुई हैं और अभी जो है यात्रा ना खुलने की स्थिति में जो समस्याएं हमारे बाज़ारों में और हमारे जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, जहाँ पे हमारी व्यापारी अधिक संख्या में रहते हैं, उस विषय में जो है प्रदेश पदाधिकारी जी से जो है चर्चा हुई है और बातें हुई हैं, जिसका जो है कोई ना कोई निष्कर्ष मुझे लगता है हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जरूर निकालेगी। पिछले 1.5 साल से जो कोरोना से ग्रस्त एक पीरियड रहा है हमारे व्यापारियों का, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे व्यापारियों ने सेवाएं की हैं। अपना पूरा व्यापार बंद करके पूरे जनसेवा में लगे। उन सभी का चाहे वो हर क्षेत्र हो, चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के लोग हों, चाहे पहाड़ी क्षेत्र के हैं, सभी व्यापारी इकाइयों ने अपने यहाँ के समाज की बहुत बढ़ चढ़ के सेवा की है। बड़े रोटी कैंप लगाए हैं, लंगर लगाए। तो उन सबको एक तो धन्यवाद ज्ञापित करना था, दूसरा उनकी समस्याएं जाननी है। पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में कोई आपदा आ जाए तो उसका पता जिला मुख्यालय तक लगने में आज भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं। कुछ ऐसी ही घटना कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र बाझम गांव की है, जहां पर न सड़क है, न ही मोबाइल नेटवर्क की कोई सुविधा, जिस वजह से गांव के अनुसूचित जाति बस्ती में रविवार शाम लगी आग में आधा दर्जन घर जल गए। घरों में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही घर की महिलाओं के गहने भी आग की भेंट चढ़ गए। आग की भेंट चढ़ी बस्ती में गहने, कपड़े, नकदी तो राख हुए ही, साथ में कई गरीबों के सपने भी इसमें भस्म हो गए। महेश राम की प्रधानमंत्री आवास में मिली रकम जल गई, तो दीपक की होटल मैनेजमेंट के प्रमाण पत्र खाक हो गए। तो वहीं पुष्कर की 2 तोले सोने के साथ कारपेंटरी की मशीन आग में भेंट चढ़ गई। कपकोट ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू ने घटना स्थल का दौरा कर पीड़ितों से मिलकर सांत्वना दी। साथ ही 60 हजार आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई। वहीं प्रमुख ने सरकार से भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बाजपुर में होने वाले विकास कार्यों का आखिरकार कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शिलान्यास कर दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने निरंतर विकास की गति को जारी रखने की बात कही है। आइए देखिए पूरी खबर। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बाजपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य द्वारा लगातार विकास कार्य को गति दी जा रही है। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में 7 करोड़ 50 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की दौड़ में बाजपुर वर्तमान स्थिति में बेहद आगे है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान करना, जिसके लिए वह लगातार कार्य कर रहे हैं। देखिए, बाजपुर में विकास के मामले में बदलाव लाने की कोशिश की है आपके सेवक ने, यशपाल आर्य ने, और निरंतर बाजपुर विकास के दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ा है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपके विद्युतीकरण के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जो अनुसूचित जाति हैं स्पेशल कंप्लेंट प्लान के तहत जो हमारे अकलियतों के लोग हैं, चाहे हमारे सिख भाई हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे क्रिश्चियंस हों, और जो हमारे जनजाति के लोग हैं, पर्वतीय समाज के लोग हैं, पूरा एक
एक कौमी एकता का ही गुलदस्ता है बाजपुर। हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों की समस्याओं को निदान करने की भरसक कोशिश की है। आज विकास के दौर में बाजपुर सबसे आगे है और ये निरंतरता लगातार बनी रहेगी। आज भी हमने 7.5 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास हम लोकार्पण कर रहे हैं। आज ही हम कुंडेश्वरी में भी करीब 5.5 करोड़ की से भी ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। ये आज ही की बात नहीं है, लगातार 4.5 सालों में और पिछले 5 सालों में हमने विकास को गति दी है और बाजपुर आज बदला हुआ बाजपुर है, बाजपुर की तस्वीर को बदला है। बागेश्वर में ई रिक्शा के सरपट दौड़ाने की नगरपालिका ने पूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन 1.5 महीने बाद भी नगरपालिका क्षेत्र में ई रिक्शा का संचालन नहीं कर पाई है। देखते हैं पूरी खबर। उद्घाटन के 1.5 महीने बाद भी नगरपालिका क्षेत्र में ई रिक्शा का संचालन नहीं कर पाई है। संचालन के लिए लगाई गई शर्तों के तहत ई रिक्शा संचालन में दिक्कतें आ रही हैं, जिस कारण नगरपालिका को पात्र ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। वैसे बागेश्वर में ई रिक्शा के सरपट दौड़ाने की नगरपालिका ने पूरी तैयारियां कर ली है। रोड मैप भी तैयार हो चुके हैं, किराया भी निर्धारित कर लिया गया है। 2 ई रिक्शा भी पालिका परिसर में खड़े हो चुके हैं, बस इंतजार है। तो ई रिक्शा चालकों का जो पालिका को काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं बागेश्वर की जनता को ई रिक्शा का बेसब्री से चलने का इंतजार है। सर, शहर में ई रिक्शा का संचालन होने जा रहा है, तो किस तरह की इसमें काफी शुरू होने की संभावना है और किस तरह की दिक्कतें इसमें आ रही है? ऐसा पूरे शहर में हमने 3 रोड चयनित करी थी जिस पर ई रिक्शा चल सकता है हमारा, और इसके लिए बोर्ड से हमारे 6 ई रिक्शा का प्रस्ताव भी हुआ था और RTO कार्यालय से हमें अनुमति भी मिल गई है उसकी। हम अभी बजट के हिसाब से 2 ई रिक्शा हम ला चुके हैं यहाँ पर शहर में। अब उसके संचालन की दिक्कत आ रही कि हम किस हिसाब से कैसे इसको संचालित कराएं, कैसे इसको चलाएं। तो बोर्ड का निर्णय था कि हम इसको रिक्शा को हम किसी ठेके पर दे देते हैं, वो अपना संचालित करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, बाकी जो हमारा एक निर्धारित होगा शुल्क हर महीने को हमें दे देंगे। इसके लिए हर क्षेत्र वाइज हमने किराया भी पर व्यक्ति तय कर दिया है। लेकिन हुआ क्या है कि हम इसको 3 बार हमने पेपर में विज्ञप्ति प्रकाशित करी और उसकी शर्तें रखी कि भाई जो इसको संचालित करना चाहता है वो संपर्क कर ले, अपना हमें आवेदन कर दे, कोटेशन दे दे। लेकिन 3 बार के बाद भी अभी तक कोई ऐसा हमें नहीं मिला है जो कि रिक्शा संचालन को ले सके। अब हम इस पर अगली कार्रवाई, ये परिस्थिति को देखते हुए अगली जो हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं कि जो शर्तें हैं जिस पर कि लोग हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो शर्तों में अगर हम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं तो शायद हमें लोग मिल जाए चलाने वाले। लेकिन अभी दिक्कत है कि हम उसको फिर हमें चेंज करने के लिए बोर्ड में ले जाना पड़ेगा। तो आगामी जैसे हमारी जल्दी बोर्ड की बैठक होती है उस बोर्ड बैठक में रखेंगे और ऐसा कुछ कोशिश करेंगे कि और सुविधाजनक हो सके और लोग आकर के हमारे रिक्शा संचालन में शामिल होंगे। हल्द्वानी में स्मैक और चरस के कारोबार के बाद नशे के इंजेक्शन का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 महीने में नशीले इंजेक्शन की ये दूसरी खेप पकड़ी गई है। आइए डालते हैं एक नजर। बनभूलपुरा पुलिस ने नशे के 69 इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं, जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों को नशे के इंजेक्शन सप्लाई करते थे। पुलिस को अब नशे के बड़े सौदागरों की तलाश है, जिसके लिए अलग अलग टीमों को गठित किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस छोटे आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर रही है, लेकिन जिन लोगों के द्वारा नशे के इंजेक्शन का कारोबार पहाड़ों की तरफ फैलाया जा रहा है, पुलिस उन तक पहुंचने में अभी भी नाकाम साबित हुई है। लिहाजा अब हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में चरस, स्मैक और नशे के इंजेक्शन का कारोबार फलने फूलने लगा है, जिस पर नियंत्रण पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर अब की जा रही है, क्योंकि नशे के इंजेक्शनों का प्रचलन इस बीच बढ़ा है। ये बात सही है कि इस बीच में नशीले इंजेक्शन काफ़ी संख्या में पकड़े गए हैं। अभी तक स्मैक को सबसे ज़्यादा मेन इशू माना जा रहा था यहाँ नशे का, और स्मैक में काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं नैनीताल पुलिस ने। ये चिंता का विषय है कि अब नशीले इंजेक्शन भी क्षेत्र में बिक रहे हैं। थाना बनभूलपुरा के द्वारा ये लगातार दूसरा मामला है जहाँ ये पकड़ा गया है। पुलिस और SOG की जो टीमें हैं अब इसमें लगाई जा रही हैं कि इस ढंग के जो नए तरह के नशे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं, उनके पीछे कौन है। इसी कड़ी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
हल्द्वानी के कई मुद्दों को लेकर नाराज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज जिला अधिकारी से बातचीत की तथा व्यापारियों ने जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हल्द्वानी की खस्ताहाल सड़कें, जल भराव और बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण समेत कई मुद्दों को लेकर नाराज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज जिला अधिकारी से बातचीत की। इस दौरान जिला अधिकारी के सामने ही व्यापारियों और अधिकारियों की तीखी नोक-झोंक भी हो गई। व्यापारियों ने कहा कि जिलाधिकारी ने 15 सितंबर के बाद खस्ताहाल सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सड़क सुधारने का काम शुरू नहीं हो पाया है और हकीकत तो यही है कि हल्द्वानी शहर के अंदर भी सड़कें खस्ताहाल पड़ी हुई है जो रोज दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है। इसके अलावा बारिश का सिलसिला भी जारी है और शहर में जल भराव के हालात बने हुए हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक जल्द से जल्द गड्ढों में तब्दील सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। शहर की समस्याओं को लेकर प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में व्यापारी वर्ग मिला डीएम साहब से। हमने अपने समस्याओं का ज्ञापन दिया, जिसमें शहर की सड़कें जो कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं और व्यापारी आम जनता गिर के चोटिल हो रही है, उसको सुधार करने की मांग की गई। साथ ही जो ओवरफ्लो हो जाती हैं शहर में नहरें, उनको हमने ठीक करने की मांग की गई, क्योंकि डीएम साहब या अन्य प्रशासन को उसी समय याद आता है और इस समय वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी मांग की गई। साथ ही शहर में जो व्यवस्था है, ये विद्युत व्यवस्था है और पार्किंग की व्यवस्था है, इसको लेके हमने डिमांड की। और हम जैसा कि देख रहे हैं बाजार में जाम की स्थिति बहुत ही बुरी तरीके से हो रही है, तो पार्किंग ना होने की वजह से और शहर में बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से जाम हो रहा है, जिससे व्यापारी और आम जनता बहुत परेशान है। बता रहे हैं अभी लगभग 40% सड़कों में काम हो गया है और लगातार इनके काम चल रहे हैं और नवंबर माह तक ये पूरा काम कर लेंगे, 15 नवंबर तक। तो हाँ, लेकिन आर्मी की जो मेन सड़क है वो अभी बहाल है सर, उसमें अतिक्रमण पूरी तरीके से हो गया सड़क टूटने के बाद। इसको देखिए, इसको बनवा रहे हैं, बनाने के बाद जो अतिक्रमण अगर हुआ है तो उसको हटाएंगे हम लोग। अभी भी हम लोगों ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, जिसमें SHO और CO वगैरह रहेंगे और PWD भी रहेगी, शहर के अंदर जितनी भी सड़कें हैं एक बार देखेंगे कि इसमें वाकई में कितना अतिक्रमण हुआ है, उसके बाद इसको हम लोग हटवाएंगे। तो अभी जो इनका कहना है कि 3 करोड़ के करीब धनराशि भी मिली हुई इनको, उसके बाद हो सकता है डिमांड करेंगे तो और ज़्यादा भी मिलेगी। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से चुनावी मोड पे आ गई हैं, जिसके चलते हल्द्वानी के कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में बैठक आयोजित की गई। देखिए बैठक में क्या था खास। हल्द्वानी के कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस के नैनीताल जिला प्रभारी हरीश धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 2022 विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है, इसलिए अब प्रदेश की जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है। वहीं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच चल रही जुबानी जंग पर धामी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में थे तो वे पहले पंक्ति कर नेता थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद से वो केवल डेंचा कर रहे हैं, उनका बीजेपी में कोई सम्मान नहीं हो रहा है। वहीं बैठक में पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने कहा कि प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय है। कांग्रेस बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई इकाइयां संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने का कार्य कर रही है। एक ऐसा प्रचंड बहुमत उत्तराखंड का जनमानस कांग्रेस को देने जा रही है कि मोदी जी से भी बड़ी लहर कांग्रेस को मिलेगी और निश्चित तौर पर देखिए बहुत जल्दी होगा। चुनाव समिति के चेयरमैन के रूप में जो हरीश साहू जी को बनाया गया, तो एक तरफ से वो चेहरा भी है। देखिए कुछ लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चलता है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और सब कार्यकर्ता चाहते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नैनीताल जिले की मीटिंग हो रही है, यहाँ पर लोगों के द्वारा यही कहा गया है कि भाई हरीश साहू जी को एक चेहरा घोषित किया जाए और उत्तराखंड में जो विकास कार्य रुके हैं, उत्तराखंड का जनमानस के साथ, देवभूमि के लोगों के साथ जिस तरह से भाजपा ने छलावा किया है, उसको हटाकर जो है कांग्रेस को काबिज करने का काम। देखिए कोई कुछ भी करे, उत्तराखंड में अब जो है कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है और एकमात्र कांग्रेस है जो उत्तराखंड की जनभावनाओं को समझता है और उत्तराखंड को आगे विकास के दौर में दौड़ा सकता है।
इस समय सक्रिय है, पूरा संगठन मोबिलाइज है। बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक सारी इकाइयाँ अपनी अधिकतम कार्य क्षमता का उपयोग संगठन को मजबूत करने में कर रही हैं और ख़ासतौर पर जो हमारी परिवर्तन यात्रा इस समय प्रदेश में चल रही है उसको जनता ने बढ़ चढ़ करके जो है सड़कों पर आकर के उसका स्वागत किया है, उसको आशीर्वाद दिया है। तो ये संकेत है कि इस प्रदेश को महंगाई की मार में झोंकने वाली और बेरोजगारी की मार में झोंकने वाली भाजपा की डबल इंजन की बतौलेबाज सरकार की विदाई होनी तय है। आगामी विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा की भागीदारी को लेकर हल्द्वानी में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति आयोजित की गई है, जिसमें विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा की भागीदारी एवं चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा की गई है। आइए डालते हैं एक नजर। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति हल्द्वानी में आयोजित की गई है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा की भागीदारी एवं चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा की जा रही है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक महिला मोर्चा की हमेशा से अहम भागीदारी रही है। वहीं उन्होंने महिलाओं को 50% विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने की बात पर कहा कि महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट दिया जाए, इसका फैसला केंद्रीय आला कमान को करना है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा राज्य के युवाओं को 5,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर क्या अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया है? यह केवल चुनाव जुमले हैं जिसे उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से समझती है। हमने अपनी महिला मोर्चे में आज कार्य समिति में महिलाओं से आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ सबसे पहले संगठन में 33% महिलाओं की भागीदारी हमने सुनिश्चित की है। हमारा राज्य ऐसा था जहाँ भाजपा सरकार में महिला को 50% आरक्षण अपने त्रिस्तरीय चुनाव में हम लोगों ने दिया है। राज्य बनाने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वहीं हम लोगों ने 2022 में हम सरकार में एक बड़े बहुमत के साथ आएंगे, उसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहे। उन सबको इस संकल्प के साथ आगे काम करने के लिए कहा गया। 22 के चुनाव नज़दीक हैं और ये हमारी पहली कार्य समिति हो रही है, चुनाव से पहले हो रही है, तो निश्चित ही महिलाओं में ऊर्जा फूंकने का काम करेगी ये कार्य समिति और हम सब बहनें मिलकर 22 में दोबारा से ज़बरदस्त मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाएंगे। प्रदेश में फोर्टिफाइड राइस के उद्घाटन के साथ साथ जसपुर ब्लॉक परिसर में सबसे पहले इस योजना का शुभारंभ किया गया तथा प्रदेश में सबसे पहले इस राइस का लाभ जसपुर तहसील की जनता को मिलेगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज प्रदेश में खाद्य मंत्री वंशीधर भगत द्वारा देहरादून में फोर्टिफाइड राइस का उद्घाटन किया गया। जसपुर तहसील की जनता को प्रदेश में सबसे पहले इस राइस का लाभ मिलेगा। आज योजना के शुभारंभ के दौरान लगभग 12 अंत्योदय कार्ड धारकों को चावल का लाभ दिया गया। वहीं संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं हरवीर सिंह ने बताया कि आज देहरादून से मंत्री जी ने इस राइस का उद्घाटन किया और सबसे पहले इसका लाभ गर्भवती महिला और राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। फोर्टिफाइड जो राइस है आज उसका जो है लॉन्चिंग की गई है माननीय मंत्री जी द्वारा। इसमें जो है आपका फोलिक एसिड, इसमें जो आपके विटामिन और आयरन जो गर्भवती महिलाओं को अलग से डॉक्टर लोग देते हैं चावल में है। और जो हमारे गरीब जो हमारे राशन लेते हैं उनको ये सप्लाई किया जाएगा जो राशन डीलर के माध्यम से। भारत सरकार द्वारा जो है जसपुर का जो ब्लॉक है उधमसिंह नगर का उसको चयनित किया है और सब जसपुर के लोग बधाई के पात्र हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ भारत सरकार जो अन्य जिले हैं उनके लिए भी इसके लिए प्रयास करेगी। उत्तराखंड सरकार के निर्देश के चलते जनपद में जिला अधिकारी धीराज गब्रियाल ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना व तत्काल समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जितने भी हमारे वेंडर जो हमारा जो प्रोग्राम चलता है पहले लोग केवल इसी उसके लिए आते हैं किसी को राशन कार्ड के हिसाब से उनको जो कहते हैं कि अगर अनाज नहीं मिल रहा है या फिर सर्टिफिकेट्स की बात है या फिर एक जनरल जो समस्या PWD की सड़कों को कहते हैं
तो ये कब तक भरेंगे। तो अभी मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सड़कें हमारे जनपद में, उसमें गड्ढा मुक्त करने का अभियान हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये नवंबर माह तक जितने भी हमारे सड़क हैं पूरे जनपद में लगभग 2000 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं, उन सबको गड्ढा मुक्त करने का अभियान हमारा नवंबर माह तक खत्म हो जाएगा। सर लेकिन फिर सब्र करने की ज़रूरत है। बीच में आदेश आ गए थे कि करना है जल्दी, लेकिन अब बरसात की वजह से ये काम इन लोगों ने रोका था और बरसात लगभग रिपीट कर रहा था मानसून में। ये तो इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और जल्दी से इसको हम कार्य पूरा करेंगे। रामनगर विधानसभा के ग्रामवासी टीला में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के पहुंचने पर वहां के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसी दौरान उन्होंने वहां पहुंचकर बूथ कमेटी का गठन किया। आइए देखिए पूरी खबर। देखिए, सबसे पहले तो मैं देवपुरा बासटीला की जनता को नमन करता हूं कि आज मीटिंग में सब लोग पहुंचे हैं और जो हमारी कार्य योजनाएं हैं, जिस प्रकार से दिल्ली में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और वहाँ पे लोगों ने केजरीवाल सरकार, केजरीवाल मॉडल को सराहा है। इसी प्रकार से हमारी जो दूसरी योजना, सबसे बड़ी योजना है रोजगार गारंटी योजना, जो हम कुछ दिन बाद 25 तारीख के बाद सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में लॉन्च करेंगे और जितने भी जिस घर में बेरोजगार होंगे 18 साल से 35 साल तक के लोग, उनको हम जो है रोजगार गारंटी कार्ड देंगे, जिसमें केजरीवाल साहब और कर्नल अजय कोठियाल जी के दस्तखत होंगे। पहले तो हम रोजगार देने का काम करेंगे। अगर किसी कारणवश हम रोजगार नहीं दे पाए तो हम उन लोगों की एक लिस्टिंग करके, हमारी एक प्लानिंग है, वैसे मैं बीजेपी कांग्रेस को भी बताना चाहता हूँ, हमारी एक प्लानिंग है कि हम रोजगार भत्ता देंगे तो हम उस व्यक्ति से कम 12 दिन काम लेंगे। 12 दिन काम कैसे लेंगे कि अगर कोई बिटिया नर्स का कोर्स करके घर बैठी है और वो बेरोजगार है तो हम हॉस्पिटल वालों को टाई अप करेंगे और हम जो है 12 दिन का उस बिटिया को काम देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई पेंटर का काम करता है, कोई कारपेंटरी का काम करता है, तो हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि कम से कम वो व्यक्ति भी झूठ ना बोल सके, मैं दुकान में काम कर रहा हूँ, और इधर सरकार के टच में भी रहे कि वो 12 दिन या 10 दिन जो है कि सरकार के साथ मिलकर के काम करेगा, एनजीओ के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम उन्हें काम देने का काम करेंगे। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोग जो है राजनीति बदलने आए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड होगा। लोगों को जो है जिस प्रकार से दिल्ली में बिजली 200 यूनिट मिल रही, यहाँ 300 यूनिट देने का काम करेंगे। और मेरा कहने का मतलब है कि अब विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। जिस प्रकार से आज हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है 100 यूनिट बिजली देंगे। हरक सिंह रावत जी ऊर्जा मंत्री है, वो कह रहे भाई हम 13 लाख लोगों को 100 यूनिट बिजली देंगे। हम उनसे कहना चाह रहे हैं जहाँ जहाँ आपकी सरकारें अभी भी 4-5 महीने आप करके दिखा दीजिए तो लोग आप पे यकीन करेंगे, नहीं तो आपने आज दिन तक क्यों नहीं दिया। और हमारा सीधा परिकल्पना है कि अगर वोटर जो वोट देता है, अगर जिसे वो वोट देता है जीत करके जाता है, तो उसे जो है कि बिजली, पानी, उसके बच्चों के लिए शिक्षा, उसके रहने के लिए, खाने के लिए चौकीदार, गार्ड, सब कुछ उसको फ्री मिलता है। तो अगर वो फ्री ले सकता है तो जो वोट दे रहा है, जो बना रहा है, आखिर उसके लिए फ्री क्यों नहीं। तो इसीलिए हमने जो है 300 यूनिट यहाँ पे बिजली की बात की है, पानी की बात की है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात की है, रोजगार की बात। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबीपीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये है एबीपीएल डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज।